Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class Introduction to Business. Today we are going to discuss the chapter number 3 partnership. Previously हमने partnership के बारे में थोड़ी discussion की थी कि what it is, what are the different characteristics of partnership, what are the advantages and disadvantages of partnership. आज हम इसी chapter को continue करने लगे हैं. Kinds of partners. पार्टनरशिप क्या है? एक लीगल एग्रीमेंट है दो लोगों के दरमियान एक बिजनेस को रन करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान. तो वो जो पर्सन्स जो इस बिजनेस को रन कर रहे हैं या इसके अंदर हिस्सेदार हैं उनको पार्टनर्स कहते हैं. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं. 3 ब्रॉडर टाइप्स हैं हमारे पास: जनरल पार्टनर्स, स्पेशल पार्टनर्स एंड अदर पार्टनर्स. जनरल पार्टनर्स नॉर्मली जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं उन्हें जनरल पार्टनर्स कहा जाता है. उनकी दो ब्रॉडर कैटेगरीज होती हैं, एक होती है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर. एक्टिव पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. वो बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, बिजनेस डील्स कर रहे होते हैं. सो ऐसे पार्टनर्स जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें एक्टिव पार्टनर कहा जाता है. वो पार्टनर जो सिर्फ पैसा लगाते हैं बल्कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ऐसे पार्टनर्स को स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है. तो इन दोनों पार्टनर्स की लाइबिलिटीज सेम होती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग सेम होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैनेजमेंट या रोल का डिफरेंस होता है. जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एक्टिव पार्टनर है, जो रोल प्ले नहीं कर रहे वो स्लीपिंग पार्टनर है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेशल पार्टनर. स्पेशल पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. मतलब ये कि ये पार्टनर जो हैं वो फुली लाइबिलिटी को ओन नहीं करते. मीन्स कि अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस या पर्सनल जो आपके एसेट्स हैं उससे पे नहीं करेंगे. इनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी. लेकिन ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब आपकी पार्टनरशिप की टाइप भी लिमिटेड हो. और पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप एक्ट चल रहा है उसमें लिमिटेड पार्टनरशिप के नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इस तरह से ये इस टाइप के पार्टनर्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते. थर्ड टाइप की जो हमारे पास पार्टनरशिप अवेलेबल है वो अदर पार्टनर्स आ जाते हैं. अदर पार्टनर्स में हमारे पास पहला पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर. ये वो पार्टनर होता है जो कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर रहा होता है, कंपनी आपकी जो फर्म है उसमें पार्टनर भी होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में कि ये पार्टनर है. तो कंपनी इसको सीक्रेट रखती है, इसको एज ए एम्प्लॉय शो करवाती है, लेकिन असल में वो पार्टनर होता है. इसी वजह से इसे सीक्रेट पार्टनर कहा जाता है. इस पार्टनर का जो प्रॉफिट है ये एग्रीमेंट के मुताबिक ही दिया जाता है जितना उसमें एग्रीमेंट में लिखा होता है. दूसरी टाइप हमारे पास है नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर, तो ये नॉमिनल पार्टनर जो है वो अपनी गुडविल जो है या अपनी क्रेडिट वर्थीनेस जो है वो आपको दे रहा होता है. वो ना तो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा होता है ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ आप उसका नाम यूज़ कर रहे होते हैं. तो ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर. तीसरी अदर टाइप है हमारे पास माइनर पार्टनर. माइनर पार्टनर जो है वो ऐसा पार्टनर जो कि माइनर हो. माइनर मीन्स 18 ईयर्स से बिलो हो. तो हमने पार्टनरशिप के प्रैक्टिस में देखा था कि माइनर्स जो है वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकते. तो अगर कोई पार्टनरशिप नई स्टार्ट करनी है और उसमें आप माइनर को लेकर आएंगे तो सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक आप वो पार्टनरशिप डेवलप नहीं कर सकते. लेकिन स्पेशल केसेस में अगर आपकी एग्जिस्टिंग फर्म चल रही है, आप ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हैं, तो उसमें आप एक माइनर को ऐड करवाते हैं, तो बाकी तमाम जो आपके पार्टनर्स हैं उनकी विलिंगनेस होना ज़रूरी है. और उसके बाद जो माइनर है वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा, लॉसेस में हिस्सेदार नहीं होगा. ठीक है, तो बाकी पार्टनर्स की मर्जी से ही आप इसे शामिल कर सकते हैं. तो ऐसे पार्टनर को माइनर पार्टनर कहा जाता है. इसके बाद जो हमारे पास टाइप है वो है पार्टनर एट विल. पार्टनर एट विल जो है ये ड्यूरेशन पे डिपेंड कर रहे थे, ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट पे, कि जब तक पार्टनर की मर्जी होगी वो इसका पार्ट रहेगा और जब उसका दिल चाहेगा तो उसे छोड़ के चला जाएगा. तो वो सिंपल जो है वो पार्टनर एक नोटिस देगा बाकी पार्टनर्स को कि जी मैं पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी. तो ऐसे पार्टनर को पार्टनर एट विल कहा जाता है. वो कभी भी पार्टनरशिप को छोड़ के जा सकता है. देन पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. तो वो पार्टनर जो कि सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार हों और लॉसेस में हिस्सेदार ना हो, तो ऐसे पार्टनर्स को पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली कहा जाता है. लेकिन इन ऐसे पार्टनर्स को मैनेजमेंट में
बिजनेस के ऑपरेशन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता, ये साइलेंट ही रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होते हैं। देन और टाइप है हमारे पास पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट। एस्टॉपल होल्डिंग आउट का मतलब ये है कि एक पर्सन जो है वो गलत बयानी कर रहा है, ठीक है, तो वो जो गलत बयानी करता है उसकी जिम्मेदारी उसी पे आ रही होती है, हालांकि वो पार्टनरशिप का पार्ट नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल भी अगर आप बुक देखेंगे बुक में आपको मिलेगी कि एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने मिस्टर बी को कहा जी कि मैं एक ABC फर्म का हिस्सा हूँ, हालांकि वो मिस्टर ए जो है उस फर्म का हिस्सा नहीं था। तो मिस्टर बी ने क्या किया, उस फर्म को जो है वो कुछ चीज़ें सेल कर दी मिस्टर ए के कहने पर, कि मिस्टर ए जो था वो एक रिच पर्सन था, अमीर आदमी था, उसके कहने पर उसने कंपनी को चीज़ें बेच दी। अब वो कंपनी जो है वो उन चीज़ों की पेमेंट करने के काबिल नहीं रही, तो क्या होगा कि वो जो लाइबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली मिस्टर ए पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो पार्टनर बाय स्टॉपल बन गया, क्योंकि उसने गलत बयानी की थी मिस्टर बी के साथ। तो इस वजह से ऐसे पार्टनर जो कि खुद से अपने आप को किसी कंपनी के साथ एसोसिएट फर्म के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, हालांकि लीगली वो एसोसिएटेड नहीं होते, तो ऐसे पार्टनर्स को एस्टॉपल होल्डिंग या पार्टनर बाय एस्टॉपल होल्डिंग आउट कहा जाता है। ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनर्स थे। अब हम देखते हैं जी पार्टनरशिप और को ओनरशिप के दरमियान क्या डिफरेंस अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर इनको डिटेल में डिस्कस करें, वन बाय वन हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो पार्टनरशिप ऑलवेज रिजल्ट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि पार्टनरशिप में हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन को ओनरशिप जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, ठीक है, तो कंपलसरी नहीं होता। तो अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में ले आते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लेके आते तो भी को ओनरशिप चलती रहती है, बिकॉज सम टाइम इट इज़ अरीजन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसा कि अगर कोई फादर फौत हो गया है, कोई बाप फौत हो गया, तो उसकी जगह पर उसका बच्चा या बच्ची आ जाती है एज ए को ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो उस प्रॉपर्टी में को ऑनर बन जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, जैसे ही पार्टनरशिप में कोई एक पर्सन जो है वो एक्सपायर होता है तो पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाती है। देन नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनरशिप में लिमिटेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ 10-20 इन अ फर्म और 10 फॉर अ बैंकिंग। हमने देखा था कि अगर आपने फर्म बनाना है तो मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, और अगर आपने कोई बैंक बनाना है तो उसमें मैक्सिमम 10 पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन को ओनरशिप में कोई सीलिंग नहीं होती, मतलब जितने मर्जी को ओनर्स आप बना सकते हैं, उसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। तीसरा अगर हम देखें एजेंसी रिलेशनशिप्स की बात करें तो एजेंसी रिलेशनशिप में जो पार्टनरशिप है, पार्टनर जो है वो एक एजेंट का रोल प्ले कर रहा होता है अदर पार्टनर्स के लिए, ठीक है, तो वो जो भी एक्शन ले रहा होता है बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे ले रहा होता है फॉर द बिजनेस, अगर उसके पास राइट्स है तो। लेकिन कोनरशिप में कोनर इज नॉट द एजेंट ऑफ द अदर कोनर्स। हर कोनर अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता है, उसके अमल की वजह से अगर लॉस होता है तो वो खुद उस लॉस को बेयर करेगा। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप में जो मैनेजमेंट के अंदर लोग होते हैं वो अगर उनके किसी एक्शन की वजह से अगर लॉस हो रहा है तो वो फिर पूरे पार्टनर्स को सारे पार्टनर्स को बेयर करना पड़ सकता है। जो चौथा डिफरेंस है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करें तो पार्टनरशिप इज ऑलवेज एंटाइटल्ड टू इनटू फॉर बिजनेसेस, क्योंकि इसमें जो है वो प्रॉफिट भी शेयर होता है और लॉस भी शेयर होता है। लेकिन को ओनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग नहीं होती। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज राइट और इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन विदाउट कंसल्टिंग हिज पार्टनर्स। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को दूसरे पार्टनर को जो है वो अपने राइट्स या इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि बाकी सारों से मशवरा ना ले लिया जाए। लेकिन यहाँ पर को ओनर जो है वो अपने राइट्स और इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द को ओनर्स। राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो इफ़ अ पार्टनर स्पेंड मनी फॉर द बिजनेस ही कैन डिमांड इट्स रीपेमेंट्स, क्योंकि अगर आप बिजनेस के पर्पज़ के लिए उसने अपनी तरफ से कोई पैसा लगा लिया तो वो उस बिजनेस से वापस भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन इफ़ कोनर स्पेंड मनी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ही हैज़ नो लीगल क्लेम फॉर द रिफंड।
तो वो जो को ऑनर है अगर वो उस प्रॉपर्टी की इम्प्रूवमेंट पे खर्चा कर देता है तो वो बाकी को ऑनर से उसके रिफंड का क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से जो है उस पर इन्वेस्टमेंट की है। देन राइट ऑफ डिवीजन, पार्टनरशिप की बात करें तो नो पार्टनर कैन सीक डिवीजन ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इन पार्ट्स, के वो प्रॉपर्टी को पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता। सो ही ओनली राइट इज टू हैव अ शेयर ऑन द प्रॉफिट, और वो जब भी उसके कैश के ऊपर उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो प्रॉफिट बनेगा सिर्फ उसी में वो शेयर ले सकता है, बाकी प्रॉपर्टी की डिवीजन वो नहीं कर सकता। लेकिन को ओनर हैज़ अ राइट टू डिमांड द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्ट, जो उसका हिस्सा बनता है वो उसको ले सकता है को ओनर। आठवां डिफरेंस माइनर की पॉइंट ऑफ हम देखें तो माइनर कैन इधर माइनर के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सच इज नॉट एबल टू बिकम अ रेगुलर पार्टनर ऑफ अ फर्म। तो हमने पार्टनरशिप में देखा था कि माइनर जो है वो रेगुलर पार्टनर नहीं हो सकता, मीन्स ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के साथ वो पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन को ऑनरशिप की बात करें तो अ माइनर कैन बी अ को ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी में को ऑनर हो सकता है। रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, जो कि हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में जो है वो 1932 का पार्टनरशिप एक्ट चल रहा है। लेकिन को ऑनरशिप में देर इज़ नो सेपरेट लॉ टू रेगुलेट द को ऑनरशिप, उसके लिए कोई अलग से लॉ अवेलेबल नहीं है। डिसोल्यूशन की बात करें कि उसको ख़त्म कैसे करेंगे, तो पार्टनरशिप कैन बी डिजॉल्व ऑन इंसॉल्वेंसी, डेथ, मिसकंडक्ट, और इस टाइप की कोई भी एक्टिविटीज़ अगर परफॉर्म होती है कि कोई एक पार्टनर दिवाली हो जाता है, किसी एक की डेथ हो जाती है, कोई मिसकंडक्ट करता है, झगड़ा हो जाता है, तो वो जो है वो पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन कोनरशिप कैन नॉट बी डिजॉल्व ऑन एनी सच ग्राउंड्स, क्योंकि वो शिफ्ट हो जाती है, अगर फादर फॉत हो गए तो उसके बच्चे में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं होगी। तो ये तो डिफरेंट जो है वो डिफरेंस था पार्टनरशिप और कोनरशिप में। तो पार्टनरशिप हमने देखा था कि दो लोग मिलकर कोई कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्टनरशिप होगा, लेकिन कोनरशिप जो है किसी एक चीज़ के अंदर उसकी ऑनरशिप टिपिकली जो है वो, हम एग्जांपल लें तो प्रॉपर्टी में दो लोगों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी लिया है तो वो को ऑनरशिप में चली जाएगी, ठीक है, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो एक पार्टनर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं और उसके पास क्या राइट्स होते हैं, हम उन पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो म्यूचुअल ड्यूटीज़ एंड राइट्स पे हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द पार्टनर इज़ कॉमन एडवांटेज। सो हम ये एक ड्यूटी होती है एक पार्टनर की कि जो भी वो एक्शन परफॉर्म करेगा, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो कॉमन एडवांटेज के तौर पर परफॉर्म करेगा कि उससे पूरे के पूरे फर्म को बेनिफिट हो, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, जो भी उसके पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अवेलेबल है, वो कॉमन एडवांटेज के तौर पर वो ये जो है उसे यूटिलाइज करेगा। सेकेंड ड्यूटी जो है वो उसकी है इंडेमिनिटी। सो इंडेमिनिटी मीन्स एवरी पार्टनर शेल compensate the firm for any loss caused to it by its fraud in the conduct of a business of the firm। तो उसकी वजह से, उसके किसी मिसकंडक्ट की वजह से जितना भी लॉस होता है तो वो उसको बेयर करेगा, ही इज इंडेमिनिटी ऑफ दैट, ठीक है। और तीसरी ड्यूटी जो उसकी है वो है लॉस काज बाय विलफुल एक्ट और नेग्लिजेंस। सो यहाँ पर भी वो इंडेमनीफाई करेगा फर्म के लॉसेस को, जो कि उसकी पर्सनल नेग्लिजेंस की वजह से जो फर्म को लॉस हुआ है वो भी इसको पूरा करना ज़रूरी होगा। चौथी ड्यूटी है ड्यू डेलिगेंस। डेलिगेंस मीन्स एवरी पार्टनर शेल अटेंड ऑनेस्टी एंड केयरफुली फुलफिल हिज ड्यूटीज़, जो कि फर्म के अंदर उसको जो भी ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं वो ऑनेस्टली और केयरफुली जो है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है, डेलीगेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। एक और जो ड्यूटी है वो है प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है, तमाम अफेयर्स से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है बाकी पार्टनर्स के साथ शेयर करें, ताकि एक अच्छा डिसीजन लिया जा सके कंपनी की प्रॉफिट्स के लिए। ये तो थी ड्यूटीज़ जो कि एक हर पार्टनर को जो है परफॉर्म करनी पड़ती हैं। अब आप राइट्स की बात करते हैं कि उसके हकूक़ क्या हैं।
द फर्स्ट राइट ऑफ द पार्टनर इज राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। हर पार्टनर का हक होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, बशर्ते कि आपके एग्रीमेंट में कोई ऐसी शिप ना लिखी हो कि वो साइलेंट पार्टनर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट में ही अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं साइलेंट पार्टनर हूँगा, तो वो पार्टनर इस राइट को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करूँगा, लेकिन वो बाकी जो जनरल पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड राइट जो है वो है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन का, कि वो अपनी राय दे सकता है किसी भी मामले में, किसी भी इशू पर अपनी राय देने का हक रख सकता है। तमाम पार्टनर्स को ये हक होता है कि वो अपनी राय दे सकते हैं। अब म्यूचुअल कंसेंट जो होता है वो क्या होगा वो दूसरी बात है, लेकिन अपनी राय देने का हक जो है वो सारे पार्टनर्स को होता है। तीसरा राइट जो है वो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स का है। हर पार्टनर को राइट होता है कि वो जो भी अकाउंट्स की बुक्स हैं, वो जो लेजर्स बना रहे हैं आप, जो खाते बना रहे हैं आसान ज़बान में कहें तो, वो उसको चेक कर सकता है कि किसके पास कितना बिजनेस हमने किया है, कितना उधार लेना है, किसका उधार कितना देना है। ये तमाम अकाउंट जो है वो चेक कर सकते हैं तमाम पार्टनर्स। ये इक्वल राइट होता है तमाम पार्टनर्स का कि वो इंस्पेक्ट कर सकें, बुक को देख सकें, जो भी आपके अकाउंट्स की बुक्स हैं। एक और राइट जो है, राइट टू बी इंडेमनीफाइड, कि हर पार्टनर का राइट होता है कि उसे कंपनसेट किया जाए अगर फर्म को किसी दूसरे की वजह से लॉस हो रहा है, कि किसी और पार्टनर की वजह से जो लॉस हुआ है, जैसे हमने ड्यूटी में डिस्कस किया था कि इंडेमिनिटी होना ज़रूरी है, कि अगर उसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है तो वो बेयर करेगा। तो ये उसका राइट भी होता है कि किसी और भी वजह से अगर लॉस हो रहा है तो उससे लॉस को क्लेम भी करे। एंड देन राइट टू कंटिन्यू, अ पार्टनर हैज़ फुल राइट टू कंटिन्यू द बिजनेस unless he is expelled according to the provision of deed and in good faith, कि उस वक्त तक वो उस पार्टनरशिप का हिस्सा रह सकता है, उसका हक है उसमें रहना, जब तक कि उससे कोई मिसकंडक्ट नहीं हो जाता, या उसने जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। अगर उसने कोई इलीगल एक्टिविटी की है, कोई खिलाफ वर्जी की है, तो फिर तो उसे पार्टनरशिप से बाहर निकाला जा सकता है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप में रहने का हकदार है। देन यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये तमाम पार्टनर्स का राइट है कि वो इंश्योर करें प्रॉपर्टी को जो कि फर्म के पास है, वो उसे यूज़ भी कर सकते हैं बिज़नेस पर्पसेस के लिए। जो फर्म का बिज़नेस है उस पर्पज़ के लिए वो उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्म के पास कोई कार है और उसे किसी मीटिंग में जाना है, तो उस कार को यूज़ करके मीटिंग पे जा सकता है, जो कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए है। पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर नहीं बात हो रही, बिज़नेस पर्पसेस के लिए बात हो रही है। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तमाम पार्टनर्स का इक्वल राइट है कि वो प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग करें, अनलेस के पार्टनरशिप डीड में कुछ चीज़ मेंशन है। क्योंकि हमने स्पेशल पार्टनर्स में देखा था, अदर पार्टनर्स में, कि कुछ जस्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वाले पार्टनर्स भी होते हैं जो कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं, या माइनर पार्टनर जो बाद में ऐड हुआ है वो लॉसेस को बेयर नहीं कर रहा होता। तो ऐसे पार्टनरशिप डीड में जो चीज़ें पहले लिखी हुई उसके अलावा बाकी तमाम पार्टनर जो हैं वो इक्वल राइट रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 6% इंटरेस्ट जो है वो रिसीव कर सकता है ओवर दी हिज शेयर, कि उसने जो अपनी अमाउंट जो उसके हिस्से में आती थी पार्टनरशिप डेट के मुताबिक, कि उसने इतनी अमाउंट जो है वो पार्टनरशिप में लगानी है। अगर उसकी अमाउंट उससे ज़्यादा हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर वो इंटरेस्ट लेने का हकदार है। ठीक है, उस पर वो सूद ले सकता है ये पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक। राइट टू रिटायर, हर पार्टनर का राइट होता है कि वो जब चाहे वो रिटायर हो सकता है एज पर द प्रोविजन ऑफ द एग्रीमेंट। अगर वो पार्टनर बाय विल है तो वो सिंपल एक नोटिस देगा और पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप में पहले से ही कुछ कंसेंट्स लिखे हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट्स लिखे हुए हैं कि बाकी पार्टनर्स के साथ कंसेंट करना ज़रूरी है, टाइम स्पेसिफिक दिया जाएगा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन रिटायर होने का हक उसके पास अवेलेबल होता है, जो कि स्टार्ट में एग्रीमेंट में ही लिख दिया जाता है। ये जो थे ये डिफरेंट राइट्स थे जो कि हर पार्टनर के पास अवेलेबल होते हैं। तो ये डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज़ थी। नाउ हैव अ लुक ऑन द लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, हर पार्टनर की क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं। पहले हमने उनकी ड्यूटीज़ और उनके राइट्स को देखा, अब हम लायबिलिटीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट लायबिलिटी इज़ द जॉइंट लायबिलिटी। हर पार्टनर जो है वो जॉइंटली और सेपरेटली लायबल होता है। बिजनेस का जो भी डेट हो, जो भी लॉसेस हों, उसको पे करने के लिए वो जॉइंटली लायबल होता है, मतलब उसको लाजमी वो पे करना है।
दूसरी लायबिलिटी है लायबिलिटी ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर आपके पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है तो उसकी लायबिलिटी उसकी पार्टनरशिप स्टार्ट होने के बाद होगी। अगर उस बिज़नेस में उस पार्टनरशिप के उस पर्सन के ऐड होने से पहले कोई लॉसेस थे तो वो नया पार्टनर उस लॉसेस को पे करने का लायबल नहीं होगा। तीसरा, प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज मीन्स एक्सपायर्ड पर्सन और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर से अब उसकी डेथ के बाद होने वाले लॉसेस को बेयर नहीं किया जाएगा। मतलब उसकी उसकी डेथ के बाद अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो वो कंपनी का जो लॉस है वो उसकी प्रॉपर्टी से नहीं लिया जाएगा जिस बंदे की डेथ हो गई है। एक और लाइबिलिटी है लाइबिलिटी ऑफ दी रिटायरिंग पार्टनर। अगर कोई पर्सन रिटायर होना चाहता है, पार्टनरशिप से रिटायर हो जाता है, तो उसकी रिटायरमेंट डेट के बाद अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो उस रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसके बाद है कंपेटिटिव बिजनेस। हर पार्टनर के ऊपर ये उसकी लाइबिलिटी है कि कोई भी कंपेटिटिव बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो कंपेटिटिव बिजनेस वो स्टार्ट नहीं करता। अगर वो ऐसा करता है जो कि करंट फर्म के कंपेटिटिव में कोई बिजनेस चल रहा है और वो स्टार्ट कर लेता है, वो उसमें भी अपनी हिस्सेदारी डाल लेता है, तो फिर करंट जो बिजनेस है, करंट फर्म है, उसके प्रॉफिट के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। नो प्राइवेट यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, कि कोई भी पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए फर्म प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकता। फर्म की कोई भी एसेट प्रॉपर्टी है वो पर्सनल पर्पज़ के लिए अगर यूज़ करेगा तो वो फिर प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस करंट चैप्टर। हम अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो लोग ग्रुप में नहीं हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।